नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस को। जीके जीएस में हम लोग इतिहास देख रहे हैं और इसमें इस वीडियो में हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखना है और बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है। तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको देखने वाले हैं। देखते हैं आगे 1857 ईस्वी की क्रांति को। हम लोग देख रहे हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में। तो विद्रोह के एक एक कड़ी को लेकर के देखेंगे हम लोग इसमें कि कैसे क्या हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ तथ्य हैं जिनको देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतवासियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कि देखा जाए तो ब्रिटिश प्रशासन में उसकी प्रशासनिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, धार्मिक नीतियाँ तथा सामाजिक नीतियाँ कुछ इस तरह की थी कि जिसके कारण भारत में रहने वाले भारतवासियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण विद्रोह का जन्म हुआ। इस चीज़ को भी देख सकते हैं। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ बोल रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादी तथा शोषणपरक नीतियों के कारण भारतवासियों के अंदर असंतोष उत्पन्न हुआ। तो ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी तथा शोषणपरक नीति, यानी कि साम्राज्यवादी नीतियाँ उसकी जो थी या फिर शोषणपरक नीतियाँ जो थी, जिस तरह से वो लोगों पर अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, तो उस नीतियों के चलते भी भारतवासियों के अंदर क्या हुआ, असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। कोई भी भारतीय संतुष्ट नहीं था, उसके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, जिसकी परिणति यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप हमें 1857 ईस्वी की क्रांति देखने को मिलती है। इसी असंतोष का कारण जो था वो 1857 ईस्वी की क्रांति थी। आगे अगर देखा जाए तो इसके पहले भी, यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति के पहले भी देखा जाए तो 1757 से लेकर 1856 के बीच में इसके मध्य भी ब्रिटिश नीतियों के तहत क्या किया गया है कि विरोध उत्पन्न किया गया है। ब्रिटिश नीतियों का विरोध उत्पन्न किया गया है और उसके विरुद्ध में स्थानीय आंदोलन भी हुए हैं। हम लोग देखे हैं इसके पहले कि 1757 से लेकर के 1856 के बीच में क्या हुआ है कि स्थानीय आंदोलन हुए हैं और इसके विरुद्ध में लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया है। तो इस तरह से इसका जो परिणाम हमें देखने को अंततः मिला तो वो क्या था, 1857 ईस्वी की क्रांति हमें इसके परिणाम स्वरूप देखने को मिली है, जो कि भारतवासियों का आक्रोश और क्रोध था। एक एक करके अब विद्रोह के कारणों को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण को, कि विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या रहा था। तो विद्रोह का राजनीतिक कारण जो है वो वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यापक नीति या फिर हड़प नीति रही। वेलेजली की सहायक संधि यानी कि उसने राज्यों से जो सहायक संधि की, और डलहौजी की व्यापंगत नीति यानी कि हड़प नीति, यानी कि डलहौजी ने जो हड़प नीति को अपनाई, ये 1857 की क्रांति को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों ने निभाई थी। तो आगे देखते हैं हम लोग कि सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे और हड़प नीति का जो राज्य शिकार हुए वो कौन कौन से थे। तो सहायक संधि करने वाले राज्य जो थे तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, ये जो थे इन राज्यों के साथ में सहायक संधि की गई थी और सहायक संधि करके इसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। तो इसमें देखते हैं कि किस राज्य ने कब सहायक संधि की। तो हैदराबाद ने 1798 में सहायक संधि की, मैसूर 1799 में सहायक संधि हुई मैसूर की। हम लोग देखे थे इसके पहले जब हम लोग मैसूर पढ़ रहे थे तो उसमें 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो उस समय में क्या किया गया था, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में सहायक संधि मैसूर राज्य से करके 1799 में और इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा हो गया था। उसके बाद देखेंगे तंजौर, ये भी 1700
1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1801 में, बरार के भोसले 1803 और सिंधिया 1804 में। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हैदराबाद 1798 से एक चीज़ दिमाग में रखेंगे कि 1798 से क्या हुआ कि सहायक संधि शुरू हुई है। तो 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के बाद मैसूर के बाद तंजौर के बाद अवध के बाद पेशवा, उसके बाद बरार के भोसले और उसके बाद सिंधिया। तो सबसे पहले 1798 में ठीक इसके एक साल के बाद अगर देखेंगे तो मैसूर और तंजौर दोनों के दोनों 1799 में, मैसूर और तंजौर दोनों के दोनों 1799 में। इसके ठीक 2 साल के बाद देखेंगे तो 1801 में पेशवा और अवध दोनों के दोनों 1801 में। इसके 2 साल के बाद देखेंगे तो बरार के भोसले और इसके 1 साल के बाद देखेंगे तो सिंधिया। तो इस तरह से इसका क्रम याद रखना है और इसका एक छोटा सा ट्रिक भी बोला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, है मैसूत अवध पेशवा बड़ी भारी सिंधिया। याद रखेंगे इसको, है मैसूत अवध पेशवा बड़ी भारी सिंधिया। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, इससे याद हो जाएगा। अन्य कुछ राज्य थे जिनको भी क्या किया गया था कि सहायक संधि के द्वारा ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो उसमें जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, याद रखेंगे जोधपुर, जयपुर और भरतपुर ये तीनों राजस्थान के ही जिले हैं। और मछेड़ी, बूंदी, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, मछेड़ी, बूंदी, तो ये जो थे इनको भी क्या किया गया था कि सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। आगे अब देखते हैं कि राज्य हड़प नीति का शिकार कौन हुआ था। तो हड़प का सिद्धांत जो था वो डलहौजी का था, ये जो था डलहौजी का था। और सहायक संधि जो थी वो वेलेजली के द्वारा की गई थी। इस चीज़ को याद रखेंगे, सहायक संधि वेलेजली के द्वारा और राज्य हड़प नीति डलहौजी के द्वारा की गई थी। डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति जो की गई थी तो इसमें देखेंगे कि सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध, ये जो राज्य हैं इन्हें राज्य हड़प नीति के द्वारा क्या किया गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसको हड़प नीति के द्वारा मिलाया गया था। तो सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर ये दोनों 1849 ठीक इसके 1 साल के बाद, बघाट 1850 1 साल के बाद, उदयपुर 1852 2 साल के बाद, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856। इस तरह से देखेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कि सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध को राज्य हड़प नीति के द्वारा क्या किया गया था, मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। सतारा को 1848 में, 48 के बाद ठीक 1 साल के बाद देखेंगे तो जैतपुर और संभलपुर को मिलाया गया था हड़प नीति के द्वारा। इसके ठीक 1 साल के बाद 1850 में देखेंगे तो बघाट को मिलाया गया। ठीक उसके 2 साल के बाद 1852 में उदयपुर, और उसके बाद अगर देखेंगे तो 1853 ठीक 1 साल के बाद में झांसी को, 1 साल के बाद ठीक उसके बाद 1854 में नागपुर, और फिर 2 साल के बाद में अवध पे कुशासन का आरोप लगा करके क्या किया गया कि 1856 में इसे भी राज्य हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस तरह से हम लोग देखें इसमें कि राजनीतिक कारण क्या रहा। तो राजनीतिक कारण में क्या रहा कि वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यपंगत नीति। तो ये जो है 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण है। इसके बाद देखेंगे कि सहायक संधि के तहत किन राज्यों को मिलाया गया और राज्य हड़प नीति के द्वारा किन राज्यों को मिलाया गया।
तो इस प्रकार इस चीज़ को देख करके और दिमाग में बैठा करके रखना है और डेट इसका बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे ही जाएंगे यहाँ से सवाल, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग प्रशासनिक कारण को देखेंगे। तो प्रशासनिक कारण के तहत देखा जाए कि प्रशासन के तहत कौन से कारण रहे जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। आखिर किन कारणों ने इस विद्रोह को जन्म दिया, तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ प्रशासनिक कारण में देखेंगे कि अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई। अंग्रेजी राज्य की स्थापना से अगर देखा जाए तो भारतीय नरेशों तथा राजवंशों का अंत हो गया। क्या हुआ? भारतीय नरेशों तथा राजवंशों का अंत हो गया। किससे? तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना से, ब्रिटिशर्स की स्थापना से। तो जब अंग्रेजी राज्यों की स्थापना से भारतीय नरेशों और राजवंशों का अंत हुआ, तो इसके अंतर्गत आने वाले जो भी सामंत थे, सैनिक थे और अन्य वर्ग के जो लोग थे, इन लोगों में भी उसका प्रभाव पड़ा। राजवंश जब उसका अंत होगा तो उससे जुड़े जो भी लोग होंगे तो उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ना ही है। तो वही चीज हुआ कि सामंत वर्ग, सैनिक वर्ग और अन्य वर्ग जो थे, इन लोगों पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने प्रशासन में भी भेदभाव की नीति को अपनाया। ब्रिटिशर्स जो थे तो उन लोगों ने प्रशासन में भी क्या किया? भेदभाव की नीति को अपनाया, जिसके तहत देखा जाएगा कि भारतीय सूबेदार जो थे उनको ऊंचा पद प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। वो लोग ऊंचा पद नहीं प्राप्त कर सकते थे। कौन? तो भारतीय सूबेदार जो थे वो ऊंचा पद प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या की? भेदभाव की नीति अपनाई। तो ये भेदभाव की नीति भी जो थी वो भी 1857 की क्रांति का क्या हुआ? कारण बना। इसके आगे अगर देखा जाए तो 1833 में एक चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट के तहत ऐसा कहा गया कि अब जाति और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1833 में एक चार्टर एक्ट आया जिसके तहत ये कहा गया कि अब जाति तथा रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु ऐसा व्यवहार में हो नहीं पाया। एक्ट में तो कहा गया कि जाति और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इस प्रकार से कुछ हुआ नहीं और जाति और रंग पर भेदभाव जो है वो बरकरार रहा, बना रहा। तो ये भी विद्रोह का कारण बना। इसके आगे अगर देखा जाए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गया या फिर स्थायी बंदोबस्त हो गया, महलवाड़ी व्यवस्था हो गया। तो इस तरह की इन व्यवस्थाओं ने भी किसानों का खूब शोषण किया। जबरदस्त शोषण हुआ किसानों का, इसमें अत्यधिक शोषण किया गया इस व्यवस्था के द्वारा, जमींदारी व्यवस्था के द्वारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा, स्थायी बंदोबस्त हो गया, महलवाड़ी व्यवस्था हो गया। तो इसके तहत इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया, जो भी विद्रोह का कारण बना। ये भी क्या था? एक प्रकार से विद्रोह का कारण बना। आगे देखते हैं कि डलहौजी ने भूपतियों के अधिकार के जांच के लिए, यानी कि जो भी भूपति थे, जमींदार लोग जो थे, उनके अधिकार के जांच के लिए 1832 में एक एक्ट पास करवाया। और इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया कि इनाम कमीशन की स्थापना की गई। 1832 में एक एक्ट की स्थापना हुई और उस एक्ट के तहत क्या किया गया? इनाम कमीशन की स्थापना की गई, जिस इनाम कमीशन के तहत 20,000 भूपतियों की जमीनों को, यानी जमींदारियों को जब्त कर लिया गया। 20,000 जमींदारियों को क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। तो ये भी विद्रोह का कारण बना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक तौर पर विद्रोह का कारण क्या क्या बना। तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना, जिससे अंग्रेजी नरेशों और राजवंशों का अंत हो गया। प्रशासन में भेदभाव की भावना रखी गई। 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट में जाति और रंग के आधार पर भेदभाव की बात न करने को खत्म किया गया, लेकिन इसे बरकरार रखा गया। आगे देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये सारी चीज़ें जो थी, इससे किसानों का शोषण हुआ। और डलहौजी की भूपतियों के अधिकार के विरुद्ध जो नीति अपनाई गई,
ये सब जो है इसका प्रशासनिक कारण बना और इससे 1857 ईस्वी की क्रांति जो है और ज़्यादा क्या हो गई कि भड़क उठी। इसे यही कहा जा सकता है कि क्रांति का ये कारण बना, जिसके कारण क्रांति जो थी वो 1857 में भड़क उठी और इसने एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिया। हम लोग यहाँ पर आर्थिक कारण को देखेंगे कि विद्रोह का आर्थिक कारण क्या रहा। तो आर्थिक कारण को देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर तो अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में आकर आर्थिक शोषण करना था। मुख्य उद्देश्य इनका क्या था? भारत में आर्थिक शोषण करना ही अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। अंग्रेजों के आने के पहले अगर देखा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश के साथ साथ उद्योग में भी उन्नत अवस्था में था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये सारा तहस नहस हो गया। पहले की अगर बात की जाए तो उद्योग में उन्नत अवस्था के साथ में होने के साथ साथ इसका विदेशी व्यापार भी होता था और विदेश से अधिक मात्रा में धन भी भारत आया करता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये सारी चीज़ें क्या हो गई? नष्ट हो गई। ये सभी चीज़ें खत्म हो गई। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को इंग्लैंड के औद्योगिक मांगों के अंतर्गत ढालना शुरू कर दिया था। यानी कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में जिस तरह के औद्योगिक मांग होते थे उस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने ढाला, जिसके कारण यहाँ की पुरानी अर्थव्यवस्था जो थी उसका नाश हो गया। आगे यहाँ पर देखते हैं तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति यानी कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाने के कारण और मशीनों से सामान बनाने के कारण और उसके बाद सामान के मशीनों से निर्मित होने के कारण वो सस्ते दामों में मिलने लगा, जिस कारण से भारत में कुटीर तथा लघु उद्योग समाप्त हो गए। भारत के जो छोटे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वो सब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के शुरू हो जाने से भारत में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग समाप्त हो गए, क्योंकि अब चीज़ें वहाँ मशीनों से बनने लगी और पहले से ज़्यादा सस्ती मिलने लगी, जिस कारण से भारत के ये छोटे उद्योग जो थे और हस्त निर्मित जो उद्योग थे वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। इसके आगे अगर देखा जाए तो अंग्रेज ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं पर नाम मात्र का कर लगाते थे। नाम मात्र का कर यानी कि बिल्कुल नाम का टैक्स लगता था उस पर कि हाँ चलो टैक्स लग रहा है, सिर्फ नाम है कि टैक्स लग रहा है। लेकिन भारत से जाने वाली वस्तुओं पर यानी भारत से जो वस्तुएं जाती थी उन वस्तुओं पर 90% या फिर इससे अधिक का टैक्स लगाया जाता था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोनों में कितना का अंतर हो जा रहा है कि वहां से आने वाली वस्तुओं पर केवल नाम मात्र का टैक्स लगा है और जाने वाली वस्तुओं पर 90% और उससे ज़्यादा का टैक्स लगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ? एक तरह से आर्थिक शोषण ही तो हुआ। ये तो आर्थिक शोषण हुआ भारतवासियों पर। फिर यहाँ पर देखा जाए तो पुरानी जमींदारी वर्ग जो थी ये भी समाप्त हो गया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि डलहौजी ने की नीतियों के तहत क्या हुआ कि लगभग 20,000 जमींदारियों को जब्त कर लिया गया, जिस कारण से पुरानी जमींदारी व्यवस्था जो है वो समाप्त हो गई। पुराना जमींदार वर्ग समाप्त हो गया, जिससे कृषकों और कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। और इस तरह से धीरे धीरे देखते देखते कृषि व्यवस्था हो या फिर यहाँ की आर्थिक व्यवस्था हो, इन सभी को देखते हुए इन सब का बुरा प्रभाव पड़ा और ये 1857 के विद्रोह का कारण बना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे इन सब की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और ये कैसे विद्रोह का कारण बन रही है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो आर्थिक कारण में क्या हुआ कि पूरी तरह से ब्रिटिशवासी क्या कर रहे हैं कि भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, जिसके कारण भी विद्रोह का जन्म हुआ। अब हम लोग सामाजिक तथा धार्मिक कारणों को देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था। तो इसमें अगर हम लोग देखें
तो ये चीज़ पता चलता है कि अंग्रेज खुद को उच्च वर्ग का तथा भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। ये क्या सामाजिक कारण हो जाएगा कि अंग्रेज स्वयं को उच्च वर्ग का समझते थे और भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे, यानी कि उन्हें निम्न वर्ग का समझते थे। तो इस प्रकार से वो भेदभाव किया करते थे खुद में और भारतीयों में। इसके बाद की अगर बात की जाए तो ईसाई मशीनरी जो कि इंग्लैंड से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आते थे, वो लोग यहाँ पर धर्मांतरण भी करवाने लगे। धर्मांतरण में भी वो लोग संलग्न हो गए, यानी कि एक तो वो दूसरे देश से इंग्लैंड से यहाँ पर आए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, इंग्लैंड से यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए और उसके बाद यहाँ पर आकर धर्मांतरण करवाने लगे, यानी कि धर्म परिवर्तन करवाने लगे। तो ये भी चीज़ क्या था कि विद्रोह का कारण बना। आगे देखते हैं कि भारतीय सैनिकों को सैनिक के रूप में समुद्री यात्रा करना अपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिकूल प्रतीत होता था। यानी कि जो भी भारतीय लोग थे जो सैनिक के रूप में यूरोप जाया करते थे, तो उन्हें समुद्र पार करना भारतीय यानी कि अपने धर्म के प्रतिकूल लगता था, यानी कि धर्म के विरुद्ध लगता था कि समुद्र पार करना और उसके बाद से समुद्र प्राप्त करके और दूसरे देशों में जाना, तो ये अपने धर्म के विरुद्ध लगता था। तो इस प्रकार से ऐसा भारतीयों को प्रतीत हुआ कि ये हमारे धर्म में भी संलग्न हो रहे हैं, हमारे धर्म की जैसे कि इसको बोला जा सकता है कि हमारे धर्म की मर्यादा को नहीं मान रहे हैं। तो ये भी एक विद्रोह का कारण बना। इसके आगे अगर देखा जाए तो सती प्रथा का अंत करना, विधवा विवाह की प्रथा को प्रारंभ करना, इससे संबंधित जो भी कानून बनाए गए, यानी कि सती प्रथा या फिर विधवा विवाह से संबंधित जो भी कानून बनाए गए, तो ये कानून की अगर हम बात करें तो इससे भारतीय को ये प्रतीत होने लगा कि ये हमारे धार्मिक मामलों में या फिर हमारे जो प्राचीन प्रथा चली आ रही है उसमें अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो भी बिना मतलब का हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ कि विद्रोह का कारण बना। हालांकि देखा जाए तो सती प्रथा और विधवा विवाह से संबंधित जो कानून था वो कोई बुरा कानून नहीं था, लेकिन उस समय के तत्कालीन भारतीयों के हिसाब से ये कानून अच्छा नहीं था, ये धर्म के विरुद्ध कानून था और इसमें अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ये भी एक कारण बना 1857 के विद्रोह का। हम लोग तत्कालीन कारण को कि आखिर 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका तत्कालीन कारण क्या था, किस कारण से विद्रोह जो है वो अचानक भड़क उठा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो तत्कालीन कारण में चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग जो है वो प्रमुख है। चर्बी लगे हुए कारतूस का प्रयोग जो था वो इसका तत्कालीन कारण था। अब इसमें देखते हैं कि आखिर ये था क्या। तो लॉर्ड कैनिंग ने सैनिकों के लिए ब्राउन बेस के जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग अब शुरू करवा दिया था। ब्राउन बेस राइफल के जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवा दिया था, जिसमें कारतूस लगाने के लिए पहले कारतूस को मुंह से काटकर खोलना पड़ता था। जिस राइफल में, एनफील्ड राइफल में क्या करना पड़ता था कि कारतूस लगाने के लिए पहले कारतूस को मुंह से क्या करना पड़ता था, खोलना पड़ता था काट करके। तो और उसके बाद इसमें ऐसा अफवाह फैला दिया गया, ऐसा अफवाह फैल गया कि इस कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी है, ऐसा अफवाह फैलाया गया, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक क्या हुए, भड़क उठे। हिंदू भड़क उठे कि उसमें गाय का मांस है और मुस्लिम भड़क उठे कि उसमें सुअर का मांस है। तो इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम दोनों के दोनों भड़क उठे। क्यों? क्योंकि इसमें गाय और सुअर के मांस का अफवाह फैलाया गया था, इस कारण से। तो ये जो था चर्बी लगा हुआ कारतूस जो था, यही इसका तत्कालीन कारण था। तो देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया था। सैनिकों को क्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया जाने लगा। एनफील्ड राइफल में क्या था कि एनफील्ड राइफल में कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था, काटना पड़ता था और फिर लगाना पड़ता था। और ऐसा अफवाह था कि कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी मिलाई गई है, जिस कारण से हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक क्या हो गए थे कि भड़क गए थे। आगे देखा जाए कि इस कारतूस के लिए सबसे पहली घटना कब घटी,
तो सबसे पहली घटना की बात करें तो 19 मार्च 1857 को सबसे पहली घटना घटी, जो बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में घटी थी। कहाँ घटी थी? तो बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जिसे 34 NIB कहा जाता है, वहाँ पर सबसे पहले 29 मार्च 1857 को सबसे पहली घटना घटी थी, जिसमें एक सिपाही था मंगल पांडे। उसने क्या की थी? विद्रोह की सबसे पहले शुरुआत की थी। मंगल पांडे जाति के ब्राह्मण थे और इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले विद्रोह का शुरुआत किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कारतूस दांत से खींचने से मना कर दिया था। दांत से कारतूस खींचने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर ये दांत से कारतूस को खींचते तो इनके धर्म पर उसका प्रभाव पड़ता। इस कारण से इन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने मामला और ज़्यादा बढ़ जाने पर सार्जेंट ह्यूरस तथा लेफ्टिनेंट बाग की गोली मार करके हत्या कर दी थी। अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूरस तथा लेफ्टिनेंट बाग की क्या कर दी थी? गोली मार करके हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने, जिस कारण से ये विद्रोह भड़क उठा था। इसके बाद देखा जाए तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तथा 34वीं रेजिमेंट को बर्खास्त कर दिया गया। अब हटा दिया गया, 34वीं रेजिमेंट को यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर के थे, जो कि वर्तमान में बलिया है, तो वहाँ के मंगल पांडे निवासी थे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसका तत्कालीन कारण क्या रहा। 1857 ईस्वी का तत्कालीन कारण चर्बी लगे हुए कारतूस था और इसमें मंगल पांडे ने कारतूस को दांत से खींचने से मना कर दिया था, जिस कारण ये विद्रोह आगे बढ़ा, यानी कि विद्रोह फैला। और सबसे पहले ये विद्रोह 29 मार्च 1857 को शुरू हुआ था। तो ये चीज़ बार बार पूछता है कि विद्रोह कब से शुरू हुआ था। तो 29 मार्च 1857 को किसने विद्रोह की शुरुआत की थी? तो मंगल पांडे ने शुरुआत की थी। ये किस रेजिमेंट के थे? तो 34वीं रेजिमेंट के थे। तो इन सारे चीज़ों को याद रखना है। किस अंग्रेज अधिकारी की मंगल पांडे ने गोली मार करके हत्या कर दी थी? तो सार्जेंट ह्यूरस और लेफ्टिनेंट बाग। तो इस तरह से इन सारे चीज़ों को देखना है और अपने दिमाग में रखना है इसको। विद्रोह के विस्तार को देखेंगे अब हम लोग। तो देखते हैं विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे कि अजीमुल्ला ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर, बिठूर जगह का नाम है, तो अजीमुल्ला ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई तथा तिथि की घोषणा की। यानी कि विद्रोह की योजना बनाई और तिथि को अंतिम रूप देते हुए क्या किया? 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया। 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया। किसने? तो अजीमुल्ला ने नाना साहब के साथ मिलकर के ऐसा योजना बनाया और क्रांति का दिन 31 मई 1857 को निश्चित किया, जिसके तहत 31 मई 1857 को विद्रोह होना था। लेकिन विद्रोह जो है वो 10 मई को ही प्रारंभ हो गया। 10 मई 1857 को ही विद्रोह प्रारंभ हो गया। यानी कि जो विद्रोह की तिथि 31 मई निर्धारित की गई है, उस विद्रोह को पहले, यानी कि वो विद्रोह पहले ही हो गया। 10 मई को ही विद्रोह हो गया, जिसमें ये सही तरह से सारी चीजें संगठित नहीं हो पाई थी। विद्रोह कैसे हुआ? तो इसमें देखते हैं कि विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं NI तथा 3 NC ने विद्रोह कर दिया। ये क्या है? ये सब रेजिमेंट है। 20वीं NI रेजिमेंट और 3 NC रेजिमेंट ने 10 मई 1857 ईस्वी को क्या कर दिया कि विद्रोह कर दिया। और उसके बाद यहाँ की इस पैदल टुकड़ी ने मेरठ के इस विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। तो 10 मई को इन लोगों ने विद्रोह शुरू किया और 12 मई को इन लोगों ने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर, यानी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। क्या किया? विद्रोह होना था 31 मई 1857 को। विद्रोह हो गया कब? तो 10 मई को ही विद्रोह हो गया।
किसने विद्रोह प्रारंभ कर दिया 10 मई को? तो मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं NI रेजिमेंट ने और 3 NC रेजिमेंट ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, उन्हें अपना सम्राट घोषित कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, कब खत्म हुआ, कहाँ शुरू हुआ, भारतीय नायक कौन थे, ब्रिटिश नायक कौन थे, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन सा विद्रोह का केंद्र रहा उसको हम लोग देखेंगे। उस केंद्र में भारतीय नायक कौन थे, ब्रिटिश नायक कौन थे, प्रारंभ कब हुआ और अंत कब हुआ, इन सभी चीज़ों को हम लोग अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि दिल्ली विद्रोह का केंद्र क्या कौन कौन सा था, ये देखते हैं। तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद और बनारस, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, ये विद्रोह का केंद्र था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि विद्रोह का केंद्र रहा दिल्ली। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहा था और इसका सैन्य अभियान बख्त खां के हाथों में था। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा ब्रिटिश नायक इसका दमन करने वाला था? तो निकलसन और हडसन। कौन कौन थे? निकलसन और हडसन। दिल्ली में विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 11-12 मई 1857 को। और अंत कब हुआ? तो 21 सितंबर 1857 को ये चीज़ समाप्त होता है। तो दिल्ली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली में भारतीय नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग टिक लगा देते हैं, डबल टिक। इसके आगे देखते हैं कानपुर। कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, और इनका सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। ब्रिटिश नायक कौन था? तो कैंपबेल था। प्रारंभ कब हुआ कानपुर में? तो 4 जून 1857 को और अंत हुआ 6 सितंबर 1857 को। इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो कानपुर से भी क्वेश्चन पूछता है कि कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर भी डबल टिक लगाते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखते हैं लखनऊ। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने। ब्रिटिश नायक कैंपबेल था। प्रारंभ कब हुआ था? तो 4 जून 1857 को ही प्रारंभ हुआ था और अंत हुआ था मार्च 1858 को। तो लखनऊ से भी क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। इसे भी डबल टिक करते हैं। आगे देखते हैं झांसी को। तो झांसी में नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और यहाँ पर ब्रिटिश नायक कौन था? ह्यूरोज था। प्रारंभ जून 1857 में हुआ था और अंत 3 अप्रैल 1858 को हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि झांसी में भारतीय नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इसे भी डबल टिक करेंगे। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश नायक कौन था? तो ह्यूरोज था। तो ह्यूरोज को भी यहाँ पर डबल टिक हम लोग कर देते हैं। आगे देखते हैं इलाहाबाद और बनारस को। तो इलाहाबाद और बनारस में किसने नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने। ब्रिटिश नायक कर्नल नील थे। प्रारंभ हुआ था 1857 में और अंत हुआ था 1858 में। इलाहाबाद और बनारस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए सिंगल टिक इसको करेंगे कि यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। जगदीशपुर बिहार का हिस्सा है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको डबल टिक करेंगे हम लोग और देखेंगे कि जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ब्रिटिश नायक कौन था? तो विलियम टेलर और वेसेंट आयर था। प्रारंभ इसका अगस्त 1857 में और अंत हुआ था 1858 में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग बिहार से ही हैं
और बिहार के एग्ज़ाम में बिहार से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने? वीर कुंवर सिंह ने किया था। इसके आगे बरेली को हम लोग देखेंगे। तो बरेली भी, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है, सिंगल टिक करते हैं इसको। तो बरेली में भारतीय नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। ब्रिटिश नायक विलियम टेलर और विसेंट आयर था। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो प्रारंभ जो हुआ था 1857 में और अंत 1858 में हुआ था। तो बरेली में किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद और फतेहपुर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसे जान लेना जरूरी है। फैजाबाद में देखेंगे कि नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ब्रिटिश नायक विलियम टेलर और विसेंट आयर। 1857 में प्रारंभ हुआ और 1858 में इसका अंत हुआ। इसके आगे फतेहपुर को देखते हैं। तो फतेहपुर में आजिमुल्ला ने क्या किया था? भारतीय नेतृत्व किया था। और ब्रिटिश नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल एनार्ड ने किया था। 1857 में प्रारंभ हुआ और 1858 में ये खत्म हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझे कि 1857 का विद्रोह जो था उसका केंद्र कौन कौन सा था, कहाँ पर कौन से भारतीय नायक थे, कहाँ पर कौन से ब्रिटिश नायक थे, विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ और विद्रोह का अंत कब हुआ, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस टेबल के माध्यम से जाने। इसमें जो भी मैंने डबल टिक किया है उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंगल टिक वाले को भी देखना है, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है और इसे एकदम अपने दिमाग में बैठा करके रख लेना है। बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा ये। अब विद्रोह के परिणाम को देखेंगे हम लोग। अभी तक तो हम लोग देखे कि विद्रोह कैसे हुए, कहाँ हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, किसने उसका दमन किया, कब से कब तक हुआ, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे कि आखिर इस विद्रोह का परिणाम क्या रहा। तो इस विद्रोह का परिणाम जो है अपने आप में असफल रहा। विद्रोह जो है वो अपने आप में असफल रहा, लेकिन भविष्य में आंदोलन के विकास में इसकी भूमिका रही। ये आंदोलन तो असफल रहा, विद्रोह असफल रहा, लेकिन भविष्य में जो आंदोलन हुए उसमें इसकी प्रेरणादायक भूमिका रही। आगे हम लोग देखते हैं कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप सैनिक तथा असैनिक प्रशासन, यानी ब्रिटिशर्स ने सैनिक तथा असैनिक प्रशासन के प्रमुख पदों पर यूरोपीय नियंत्रण को कड़ा कर दिया। प्रमुख पदों पर किसे रखा? तो यूरोपीय नियंत्रण को कड़ा कर दिया। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसका अंत हुआ और ब्रिटिश संसद तथा क्राउन का शासन यहाँ पर प्रारंभ होता है। ब्रिटिश संसद और क्राउन का शासन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। इसके बाद 1858 में एक भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारतीय सत्ता को लेकर के और अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारतीय सत्ता को दे दिया गया और भारत की बागडोर भारत के सचिव के हाथों में सौंप दी गई। तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो इस विद्रोह के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव था वो खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी अब सत्ता में आ गई। अब सत्ता को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया। किस तहत? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत 1858 के अधिनियम के तहत यह घोषणा हुई, उसके बाद भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। भारत का पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना और इसमें देखा जाए तो सैनिकों की भर्ती के लिए क्या किया गया? रॉयल कमीशन का गठन किया गया। अब सैनिक भर्ती के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया गया और इसके आधार पर क्या किया गया कि सेना के जो रेजिमेंट थे उसे जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर विभाजित कर दिया गया। सेना के रेजिमेंट को जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि के आधार पर क्या कर दिया गया कि विभाजित कर दिया गया। किस तहत? रॉयल कमीशन के तहत।
आगे देखा जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग जो था वो प्रथम वायसराय था और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ, 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ और 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित हुआ। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और इंडियन सिविल सर्विस एक्ट जो है वो लॉर्ड कैनिंग जो कि प्रथम वायसराय थे, इन्हीं के शासनकाल में पारित किया गया। तो इस तरह से हम लोग इसका परिणाम देखेंगे कि परिणाम क्या रहा। विद्रोह का परिणाम असफल रहा, इसमें कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके तहत क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन खत्म हुआ और शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई और इस तहत पहला जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग हुआ और सैनिक भर्ती के लिए रॉयल कमीशन की अब स्थापना हो गई। 1857 के विद्रोह के असफलता के क्या कारण थे, इनको अब हम देखते हैं कि आखिर क्या कारण थे कि ये विद्रोह असफल रह गया, इसमें सफलता नहीं मिली। आखिर इतने जगहों से लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया, विद्रोह में भागीदारी ली, लेकिन फिर भी ये विद्रोह असफल रहा। आखिर इसका क्या कारण रहा, तो देखते हैं कि इसमें योग्य नेतृत्व का अभाव था। इसमें कोई एक ऐसा नहीं था जो कि इस विद्रोह का नेतृत्व करे, तो इस प्रकार से योग्य नेतृत्व का अभाव था, इसमें संगठन की कमी थी। इसमें देखा जाए तो विद्रोह का सीमित स्वरूप रह गया था, यानी कि जो स्वरूप था विद्रोह का वो व्यापक ना होकर के सीमित रह गया था, यानी कि कुछ ही सीमित स्वरूपों के तहत ये विद्रोह हुआ था। व्यापक स्वरूप रहता तो शायद ये विद्रोह सफल हो जाता। देशी नरेशों ने क्या किया था कि अंग्रेजों का साथ दिया था और देशी सामंतों ने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया था। तो हमारे देश के खुद के ही देश के नरेश यानी कि जो राजा थे, जो सामंत थे, उन लोगों ने यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया था, ना कि अपने देशवासियों का साथ दिया था। संगठन का अभाव यहाँ पर था, ये चीज़ हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर क्या था, योग्य नेतृत्व नहीं था, संगठन का यहाँ पर अभाव था। निश्चित उद्देश्य की कमी थी, लोगों को अभी पता नहीं था कि आखिर विद्रोह कर रहे हैं तो इसका निश्चित उद्देश्य क्या होगा, तो ये भी असफलता का कारण रहा। जन समर्थन नहीं मिल पाया, जन समर्थन का अभाव था, तो ये भी क्या रहा कि असफलता का कारण रहा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय भावना की कमी। जितने भी लोग विद्रोह में भाग लिए थे वो सभी के सभी अपने अपने पर्सनल कारणों के वजह से विद्रोह में भाग लिए थे, ना कि उसमें कोई राष्ट्रीय भावना थी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय भावना का अभाव था, कोई एकजुट होकर के राष्ट्र के लिए नहीं विद्रोह कर रहा था, बल्कि अपने अपने इच्छाओं के लिए, अपने अपने समर्थन के लिए लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे। तो राष्ट्रीय भावना का यहाँ पर अभाव रहा और इसके साथ साथ देखा जाए तो अंग्रेजों के कुशल सैन्य संचालन के वजह से ये विद्रोह जो था वो असफल हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए कि अंग्रेजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो इस कारण से क्या हुआ, ये विद्रोह असफल हो गया। अब इसमें हम लोग विद्रोह के स्वरूप के बारे में देखेंगे कि इस विद्रोह का स्वरूप कैसा रहा। तो विद्रोह का स्वरूप जो था वो सैनिक विद्रोह रहा। ये आगे देखेंगे तो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी इसे कहा जा सकता है। सामंती असंतोष तथा प्रक्रिया रहा, यानी सामंत असंतोष थे इसमें और उन्हीं के द्वारा किया गया ये प्रक्रिया था। इसके बाद देखेंगे तो बेंजामिन डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। बेंजामिन डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। तो ये विद्रोह का स्वरूप रहा, सैनिक विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष और सामंती असंतोष तथा प्रतिक्रिया। तो ये क्या था कि ये विद्रोह का स्वरूप रहा। आगे हम लोग देखते हैं कि इस विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर के द्वारा ये लिखा गया है। इसके बाद देखते हैं 1857 एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक। उसके आगे सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857
ये आर.एस. मजूमदार के द्वारा लिखा गया है, और द ग्रेट रिबेलियन ये अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और इसको अपने दिमाग में बैठा करके रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इसीलिए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं बीपीएससी द्वारा पूछे गए सवाल को कि कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि 1857 के विद्रोह में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखते हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों के चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये राइफल शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में, और जनवरी 1857 में बंगाल रेजिमेंट्री द्वारा क्या किया गया था, यह अफवाह फैल गया था उसमें कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये 2015 में पूछा गया है, लॉर्ड कैनिंग। और दूसरा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? 2005 में पूछा गया है ये, तो ये दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। इसके बाद देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये 1997 और 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। आगे देखते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सेम क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है, तो किसने? वीर कुंवर सिंह ने किया था। आगे फिर इसमें देखते हैं कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? 2008 में पूछा गया सवाल है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने किया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुंवर सिंह राजा थे, 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, सेम ही क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन को बार बार घुमा करके पूछ रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। इस चीज को बार बार हम लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। इसके बाद देखते हैं कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो किस जगह शामिल हुए? तो ये इसकी जो सैनिक टुकड़ी के साथ ये शामिल हुए थे वो जगह आरा था, लेकिन बिहार बीपीएससी ने इसका सही जवाब पटना माना है। इसका सही जवाब वैसे आरा है, लेकिन बीपीएससी ने इसका जवाब पटना माना है। आगे देखते हैं कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसमें क्या है कि कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि क्या हो गया कि लखनऊ में हजरत महल हो गया, झांसी में हो गया कि लक्ष्मीबाई। उसके बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली में हो गया कि बहादुर शाह जफर, फिर उसमें से इनमें से कोई नहीं, इनमें से 2 से अधिक, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, और फिर उसका क्या करना है, यहाँ पर जवाब देना है। तो इसमें जो भी मैंने ऑप्शन बोला, तो इसमें से इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से 2 से अधिक, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। आगे देखते हैं कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ये 1999 में सवाल पूछा गया है, तो राजपूत कुंवर सिंह थे। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जुलाई 1858 तक का केंद्र कौन सा रहा? ये भी 1999 में पूछा गया सवाल है। तो जगदीशपुर इसका केंद्र रहा था। कौन सा रहा था? जगदीशपुर इसका केंद्र रहा था 15 जुलाई 1857 से लेके और 20 जनवरी 1858 तक। आगे देखते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ये 2001-2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस प्रांत से किया था? बिहार प्रांत से किया था। वीर कुंवर सिंह ने बिहार प्रांत से
विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा? तो 2001-2 में पूछा गया है। तो मिर्जा गालिब ने क्या किया है कि 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनने का कारण नहीं था? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये सवाल जो है वो 2018 में पूछा गया है। तो इसमें है अधिकारियों की अक्षमता, यानी अधिकारियों की अक्षमता जो है वो विद्रोह बनने का कारण नहीं था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1995 में पूछा गया है। तो किसने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। फिर देखते हैं, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? 1996 में पूछा गया है। बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था विद्रोह से? तो पटना अप्रभावित रहा था। फिर देखते हैं, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 2008 में पूछा गया है। तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो इस तरह से हम लोग जो हैं 1857 की क्रांति को देखें, 1857 की क्रांति के परिणामों को देखें, उसके बाद उससे पूछे गए बीपीएससी में प्रश्नों को देखें, यानी बीपीएससी में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसको हम लोग देखें। और इस तरह से हमारा 1857 का जो क्रांति है वो समाप्त होता है। तो हमारा क्रांति ये समाप्त हो गया। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है और बार बार इसको रिवाइज करना है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि इससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। तो उस पॉइंट को और ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।